Hello, all of you. I welcome you all to Divya Rudra Coaching. This is Himanshi Sharma. We are going to start the series of history from today onwards. तो बच्चों हम आज से हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या लेंदियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इन क्लासेस में हम हिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ेंगे, हिस्ट्री के एक एक सेगमेंट को, एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। हम एंशिएंट से शुरू करके मिडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो उससे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे हिस्ट्री का और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड के कनेक्शन से जोड़ते हुए फिर हिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री जो शब्द है, ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड हिस्टोरिया से लिया हुआ है। तो हम अगर कहें कि हिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे हम बोलेंगे हिस्टोरिया। लैंग्वेज है ग्रीक और वर्ड है हिस्टोरिया। इस वर्ड से हमने लिया है अपने शब्द हिस्ट्री को। ये जो शब्द है हिस्टोरिया, इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन या फिर हम कह सकते हैं सर्च। इन्वेस्टिगेशन या फिर सर्च। तो अगर हम कहें कि जो हिस्टोरिया शब्द है, जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या सर्च करना और उसके बाद में जो रिकॉर्ड्स आएंगे उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। तो हम ऑल ओवर कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे पास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स को लॉजिकल तरीके से क्रोनोलॉजी में लगाकर रखते हैं। अच्छा, हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, पास्ट के रिकॉर्ड्स को पढ़ना क्यों है? तो हिस्ट्री को पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं या पास्ट में जो अचीवमेंट्स की हैं, जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, उस हर एक इवेंट की स्टोरी में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मैसेज छिपा हुआ है। तो उस मैसेज को समझने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत होती है। हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, किसने सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था? तो एक पर्सन है जो कि ग्रीक फिलोसोफर है, उनका नाम है हेरोडोटस। इनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस से शुरुआत होती है हिस्ट्री की। हेरोडोटस से शुरुआत होती है हिस्ट्री की। यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो रिकॉर्ड्स थे उन रिकॉर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाया। जो रिकॉर्ड्स थे उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाया और लॉजिकल ऑर्डर में लगाने के बाद में एक क्रोनोलॉजी सेटअप की और उसके बाद में हमें हमारे पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। ऑल्दो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च नहीं किया है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, बट स्टिल हिस्ट्री की जो शुरुआत है तो वो इन्हीं से हुई है। हेरोडोटस को मानते हैं हम फादर ऑफ हिस्ट्री। अब इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की। तो हिस्ट्री जो है उसे हम 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। देखिए कौन कौन से वो टाइप्स होंगे जिनमें हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे। तो हिस्ट्री वुड बी डिवाइडेड, सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें प्री हिस्ट्री, फिर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री। मतलब हम जो हमारा पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला प्री हिस्ट्री, फिर हमारे पास में प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद में मिलेगा हमें हिस्ट्री देखने को। हिंदी में बोले तो इसे हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ये होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और ये है हमारा आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, और ये जो है ये हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, अब ये जो हमारा प्री हिस्ट्री है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, हम कैसे करते हैं ये क्लासिफिकेशन? प्री हिस्ट्री किसको बोल रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसको बोल रहे हैं, हिस्ट्री किसको बोल रहे हैं? तो ये चीज डिपेंड करेगी टाइम पीरियड पे। इसकी टाइमलाइन दी हुई है। अगर हम यहाँ चले जाएं तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स हम मान के चलेंगे, 2 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर के और ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 3000 ईयर्स BCE तक का जो टाइम है
वो टाइम हमें देखने को मिलेगा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड। मतलब प्रागैतिहासिक काल जो है वो 2 बिलियन ईयर्स से लेकर के 3000 बिलियन ईयर्स बीसी तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद में हम पहुंचेंगे प्रोटो हिस्ट्री वाले पार्ट पे। तो देखिए प्रोटो हिस्ट्री वाला जो हमारा पार्ट है ये एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन पीरियड किस किस का? तो जो हमारी प्री हिस्ट्री है उससे और जो हमारी हिस्ट्री है उसके बीच का। अच्छा, समय सीमा के अलावा क्या और कोई एविडेंस नहीं है ऐसा जिसके बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करें? तो हाँ जी बिल्कुल है। कौन कौन सा एविडेंस है? तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद में हमारे पास थी हिस्ट्री। तो जो हमारी प्री हिस्ट्री है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रूफ है वो ये है कि इस टाइम पीरियड के प्री हिस्ट्री के कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का इसके बारे में जो पता लगाया जाता है, ये जो 2 बिलियन ईयर्स या हम कह सकते हैं 3 बिलियन ईयर्स अगो से जो 3000 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का जो हमें पता चलता है वो पता चलता है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू, जैसे कि बोन्स हो गई, जैसे कि स्टोन्स हो गए, तो कुछ पत्थरों से, कुछ हड्डियों से, कुछ कंकाल तंत्रों से, इस तरह की चीजों से हमें पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो इस समय की चीजें मिल रही हैं, लेकिन इस समय का कोई रिटन एविडेंस, कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। फिर हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। अच्छा, प्रोटो हिस्ट्री के रिटन एविडेंस अवेलेबल तो है, इसमें हम लिख सकते हैं नो रिटन एविडेंस, इसमें हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी प्रोटो हिस्ट्री की, तो प्रोटो हिस्ट्री के रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत है कि हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस जो है वो अवेलेबल तो है अवेलेबल है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू स्टडी, वी आर नॉट एबल टू स्टडी देम। हम अभी तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं, हम अभी तक उनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हम अभी तक उन्हें समझ नहीं पाए हैं। इसका एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी जो उन्होंने चित्रों के माध्यम से किसी भाषा को ट्रांसफर करने की कोशिश की है, उसे अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आई है। तो प्रोटो हिस्ट्री के बाद अगर अगली बात करें तो बात होगी अब हमारी हिस्ट्री की, यानी ट्रांजिशन टाइम पीरियड देख लिया, उसके अलावा प्री हिस्ट्री यानी कि हमने अपना प्राग ऐतिहासिक काल देख लिया। तो अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। इस समय के जो रिटन एविडेंस है उन्हें हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के जितने भी रिटन एविडेंस हैं उन्हें हम अच्छे से पढ़ भी पाए हैं, अच्छे से समझ भी पाए हैं, और उनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजी को बनाकर अपने पास्ट को समझ भी चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है अब हम इसका डिवीजन करेंगे, यानी हमने प्री हिस्ट्री को समझ लिया, हमने प्रोटो हिस्ट्री को समझ लिया। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की शब्द हिस्ट्री की। कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द आता है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से। इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च, या फिर कह सकते हैं स्टोरीज ऑफ पास्ट। तो जो इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, स्टोरीज ऑफ पास्ट, ये जो शब्द है हिस्टोरिया, इस शब्द से हमने लिया है अपने शब्द हिस्ट्री को। हिस्ट्री का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह के पास्ट का रिकॉर्ड। उसके बाद हमने बात करी कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना क्यों है, तो हम हमारे पास्ट की गलतियों से, पास्ट की अचीवमेंट से, पास्ट के इवेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो वो चीजें जो हमने सीखी हैं वो ट्रांसफर हो पाए, कहीं खत्म ना हो जाए, वो जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो उन रिकॉर्ड्स को बना के रखने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, या कह सकते हैं हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगली जो बात है वो हमने करी कि हिस्ट्री के फादर कौन है। तो हिस्ट्री के फादर जो हैं वो हैं हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, उन्हें हिस्ट्री के फादर के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री के क्लासिफिकेशंस को देखा। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री के सेगमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और किस किस समय सीमा से वो सेगमेंट्स बंधे हुए हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का समय सीमा क्या है? तो हम कह सकते हैं 3 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन ईयर्स, यानी कि इनिशियल टाइम से लेकर के
और लगभग 3000 ईयर्स तक का 3000 BC तक का जो टाइम है वो पूरा टाइम हमारा प्री हिस्ट्री का टाइम है। उसके बाद में शुरू हो जाती है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री का जो टाइम है वो 3000 ईयर्स से लेकर लगभग 1600 ईयर्स BC तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद में हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इसके सारे रिटन एविडेंस भी अवेलेबल हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बोन्स, स्टोन्स, ये सब चीजें भी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल हैं और आसानी से क्रोनोलॉजी बन जाती है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे अपनी हिस्ट्री पे। हमने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को समझ लिया। चलिए अब देखते हैं हम हिस्ट्री को। तो अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट में हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो क्लासिफाइड है। सबसे पहले कौन सी है? एंशिएंट हिस्ट्री है। उसके बाद कौन सी है? मिडेवल हिस्ट्री है। और उसके बाद कौन सी देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? तो ये भी समय सीमा के बेस पे ही है। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इंडिया की हिस्ट्री के जो सबसे एंशिएंट प्रमाण अब तक हमें मिले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास में अवेलेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की इंडिया की हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, पता है इंडिया की हिस्ट्री उससे पहले भी। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव्स हैं वहां से हमें स्टोन एज के भी एग्जाम्पल्स मिले हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा लॉजिकल तरीके से, क्रोनोलॉजिकल तरीके से अरेंज्ड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एंशिएंट मोस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं हिस्ट्री के वो मिल जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी समय सीमा देखेंगे। लगभग 25 ईयर BC से लेकर के 1600-1500 ईयर्स BC तक का जो टाइम है वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम होगा। फिर उसके बाद में हम वहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगी वैदिक सिविलाइजेशन। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें महाजनपदा काल देखने को मिलेगा। फिर महाजनपदा काल के बाद फिर हम बुद्धिज्म को समझेंगे, जैनिज्म को समझेंगे। फिर हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे, गुप्ता एम्पायर देखेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया है वो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और वो जो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होगा तो हम लगभग पहुंचेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी तक। और पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद की जो हिस्ट्री है वो पहुंच जाती है आपके मध्यकालीन इतिहास में, या कह सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तो जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होकर के, और जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, महाराज हर्ष का जो समय होगा वहां तक का समय रहेगा। उसके बाद की जो बात होगी वो मेडिवल हिस्ट्री में होगी। और उसके बाद में फिर जो यूरोपियन कंपनीज जब आना शुरू होंगी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज जो होगा, वहां से जो बात शुरू हो जाएगी तो वो हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इस तरीके से मोटा माटी देख सकते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में 3 सेगमेंट देखेंगे, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं यहाँ से हमारी जो एंशिएंट मोस्ट एविडेंस अवेलेबल है हिस्ट्री के, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो देखिए आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, फिर इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इनकी डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे इनके रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, किस तरीके के लोग थे, सिविलाइजेशन अर्बन थी तो अर्बन होने के कौन से एग्जाम्पल हैं, रूरल थी तो रूरल कैसे हुई, मतलब हम सब चीजों को समझेंगे, ये लोग किस तरीके से रहते थे। अब आज जो समझना है वो बस ये समझना है कि इनकी फाइंडिंग्स कैसे हुई, मतलब हमें कैसे पता चला इनके बारे में। आज से इतने हजार साल पहले के ये लोग थे, तो इतने हजार साल पहले के लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको इस कहानी की तरफ। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या हो रहा है, 1861 का टाइम है, ये जो समय है वो है 1861 का। 1861 के टाइम पर एक पर्सन है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो पर्सन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किया गया एस्टेब्लिश। कौन है इस टाइम पर इंडिया में पावर में, कौन है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जो भारत के फर्स्ट वायसरॉय हैं जिनका नाम है कैनिंग,
लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम चल रहा है और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और इसके डायरेक्टर बनते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। अब सर एलेक्जेंडर कनिंघम जब डायरेक्टर बन के आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री की जो छानबीन है, जो खोज है, वो शुरू हो जाती है। अब कंडीशन क्या है, आगे टाइम जाता जाएगा, आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आगे हमें बहुत सारी चीजें मिलती जा रही हैं। एक टाइम आया, एक बार एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेल लाइन के वो बिछाते टाइम पर जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो कहाँ से कहाँ, लाहौर के लिए बिछाई जा रही थी। तो इंडिया में जो पंजाब है, उस इंडिया के पंजाब से लेकर के लाहौर तक की जगह पे एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इस रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान जो वहां के वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को कुछ ईंटें मिली। क्या मिली? कुछ ब्रिक्स मिली। और वो जो ब्रिक्स है ना, वो कंप्लीटली बर्न्ट ब्रिक्स हैं। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें हैं, मिट्टी की नहीं है, पकी हुई ईंटें हैं जिनको भट्टे में सेकने के बाद पकाया जाता है और जो पक्के मकान बनाने के लिए यूज होती हैं। तो कच्ची मिट्टी की नहीं, पक्की मिट्टी की या पकी हुई ईंटें देखने को मिली उस जगह पर। अब ये जो वर्कर्स हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा कि ईंटें मिल गई हैं, कहीं दूर नहीं जाना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। वहीं से ईंटें उठाई और कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दी। उस समय तो ये बात उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन जब 1861 के टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बन के आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्रिक्स वाला इंसिडेंट था, इसको पता लगाने की कोशिश की। ऑल्दो सारी चीजें उस समय पे पता नहीं चल पाई, समय आगे जाता रहा और लगभग आता है 1902 का टाइम। इस टाइम पर एक और पर्सन सामने आते हैं जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के टाइम पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम जिस काम को नहीं कर पाए थे, कौन सा काम था वो काम था कि वहां वो बर्न्ट ब्रिक्स, जो कि रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के जगह पर, उस साइट पर जो बर्न्ट ब्रिक्स थी वो कहां से आ गई, तो इस बात का पता लगाया उसके बाद में सर जॉन मार्शल ने। तो एक पर्सन आते हैं सर जॉन मार्शल, और ये सर जॉन मार्शल आकर के अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद बनते हैं हेड किसके? एएसआई के, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो एएसआई के हेड बने और इन्हीं ने फिर उसके बाद जो कनिंघम का अधूरा काम था उसको पूरा किया, यानी कि पता लगाया कि वो जो ब्रिक्स थी वो कहाँ से आई। तो पता कैसे लगाया? यानी इनके टाइम पीरियड पे शुरू हो गए थे एक्टिव एक्सकवेशन। क्या शुरू हो गए थे? एक्टिव एक्सकवेशन। मतलब उस जगह पर जिस जगह ईंटें मिली थी, खुदाई होनी शुरू हो गई, एक्सकवेशन होना शुरू हो गया। अब क्योंकि जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम हेड थे, तो वो जस्ट रिकॉर्ड्स को बनाने का काम कर रहे थे। जो पुरानी कुछ ऐसी बुक्स हैं या कुछ पुराने ऐसे एविडेंस हैं जो कि हमें मिले, तो उन्हें डिसिफर करने की कोशिश कर रहे थे। अब तक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो जस्ट एक रिकॉर्ड कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, डेसिफरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट नाउ इट हैज बिकम एक्टिव एक्सकेवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब इसने एक्टिव तरीके से खुदाई का काम शुरू कर दिया। जब पता लगा कि यहाँ ईंटें मिली थी, तो वो जो ईंटें हैं वो आई कहाँ से, इस बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से एक्टिव एक्सकेवेशन शुरू हो गया। अब यहाँ जब खुदाई होगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक पूरा सिटी, और इस खुदाई को लीड कौन करेगा? तो इस खुदाई को लीड करने वाले जो पर्सन हैं वो हैं दयाराम साहनी। उनका नाम है दयाराम साहनी। तो ये जो पर्सन है दयाराम साहनी 1928 में जाकर के करते हैं फाइंडिंग, यानी खुदाई होती है, और खुदाई के दौरान इन्हें मिलता है एक पूरा सिटी, और इस पूरे सिटी का नाम क्या है? उसका नाम है हड़प्पा। और वही जो हड़प्पा सिटी मिला, उसी के नाम पर रख दिया गया इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? वो जो ईंटें थी वो कहाँ से आई? तो हम आपको बताते हैं, वो ईंटें उस जगह पर आई थी एक पूरी सिविलाइजेशन के रिमेन्स से। मतलब कहने का, आज से लगभग 3000 साल पहले जैसी सिविलाइजेशन आज है, जिस तरीके से हम पक्के मकानों में रहते हैं, हमारे यहाँ वेल ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा,
तो अगर कुछ टेक्नोलॉजीज को सोसाइटी से अलग कर दें तो जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं इसी तरीके से वो लोग वहां रहते थे, और किसी छोटी सी जगह में नहीं, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे, ना सिर्फ भारत, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई एक सभ्यता हमें देखने को मिली, एक पूरी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली, जिसके रिमेन्स उन वर्कर्स को मिले थे जिस समय पे वो रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो वो जो ईंटें थी उन वर्कर्स को वो रिमेन्स के फॉर्म में मिली, पर क्योंकि वो वर्कर्स हैं, आर्कियोलॉजी से उनका कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने तो उठा के उन्हें रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। उन्हें तो आराम हो गया कि हाँ कहीं दूर नहीं जाना, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, ईंटें वहीं मिल गई तो उठा के उनको लगा दिया। लेकिन वो जो ईंटें उन्हें वहां मिली थी, उन ईंटों की कितनी बड़ी वैल्यू है अगर हम पास्ट के रिलेट करके देखते हैं, तो ये बात तब आई सामने जब अलेक्जेंडर कनिंघम को ये बात पता चली। उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश करी पर रिसर्च पूरी नहीं हो पाई। फिर सर जॉन मार्शल आए, जॉन मार्शल की लीडरशिप में ये जो पर्सन है दयाराम साहनी, डॉक्टर दयाराम साहनी, इन्होंने वहां एक्सकेवेशन कराया और 1928 का टाइम है जब एक पूरा बहुत बड़ा सिटी देखने को मिला, हड़प्पा। तो सबसे पहला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा हुआ सिटी था वो हड़प्पा था। अब हड़प्पा के बाद आगे खुदाई चलती रहेगी तो हमें मोहनजोदारो मिलेगा, राखलदास बनर्जी आएंगे, वो उसकी खुदाई करेंगे, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद और भी बहुत सारी सिटीज हमें मिलेंगी, इसमें कालीबंगा होगा, लोथल होगा और नीचे दैमाबाद होगा, आलमगीरपुर होगा, बहुत सारी जगहें हमें देखने को मिलेंगी। तो वो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हम फाइंड करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्ट्री कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस शब्द से लिया गया है, तो स्टोरिया एक शब्द है जिससे हमने हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं, तो जो हेरोडोट्स हैं उनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद हमने फिर आगे बात की कि जो हिस्ट्री है उसको हम समय और एविडेंस के हिसाब से कितने भागों में बांट देते हैं, तो 3 भागों में बटेगी। सबसे पहले प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका कोई रिटन प्रमाण हमारे पास नहीं है, सिर्फ बोन्स, कुछ स्केलेटन्स, उसके अलावा कुछ स्टोन्स, तो उनके बेस पे हम उसे डेसिफर करते हैं कि आज से इतने साल पुराने हैं, यानी इस समय पे भी कोई प्रेजेंट था, बट रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। तो प्रोटो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलते हैं रिटन एविडेंस तो है, लेकिन हम अभी तक उस लायक नहीं हो पाए हैं या हम अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जो उनकी राइटिंग्स को डेसिफर कर पाए। तो प्रोटो हिस्ट्री एक ट्रांजिशन पीरियड है नॉन रिटन एविडेंस अवेलेबल टाइम पीरियड से रिटन एविडेंस अवेलेबल वाले टाइम पीरियड के बीच का, यानी एविडेंस अवेलेबल तो है बट हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। फिर हम पहुंचते हैं हिस्ट्री पे, तो हिस्ट्री में सारे एविडेंस अवेलेबल भी हैं, हम उन्हें अच्छे से पढ़ भी पाते हैं और पूरे इतिहास को समझ भी पाते हैं। अब इसके बाद जब हम हिस्ट्री पे पहुंचते हैं तो हिस्ट्री को 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। पहले एंशिएंट हिस्ट्री, कहां से कहां तक, तो आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके महाराज हर्ष के समय तक का जो इतिहास है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री, तो हर्ष के समय से ले जा करके लगभग जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आना शुरू होंगी, फ्रेंच आएंगे, डच आएंगे, पोर्टुगीज आएंगे, तो ये जितने भी लोग हैं इन सब के टाइम पीरियड तक की जो हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती है मिडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद की जो हिस्ट्री होगी यानी यूरोपियन कंपनी के एडवेंट से लेकर के जो इंडिया की इंडिपेंडेंस तक की हिस्ट्री है वो पूरी हमें देखने को मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर कह सकते हैं उस समय से लेके आज तक की जो पूरी हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इस तरीके से हमने आज हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक पॉइंट पे विस्तार से चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को इन डेप्थ समझेंगे ताकि हर एक एग्जाम के लिए ये क्लासेस यूजफुल हो सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड like this channel, subscribe this channel and also drop your valuable comments in comment section so that we can enhance the values, so that we can add some more quality। and अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सजेशन है जो आप हमें दे सकते हैं तो वो भी वीडियो में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे कि हम उस पर सोच के आपको और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।